आप सभी को नमस्कार। मैं हूं शिवानी यादव और राजकीय इंटर कॉलेज एटा में नागरिक शास्त्र के प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगी और वो कहानी है शीत युद्ध की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये शीत युद्ध क्या है? ये युद्ध भी है और शीत यानी कि कोल्ड भी। तो कोल्ड वॉर भी होता है क्या? हमने तो युद्ध को सशस्त्र लड़ाइयों के तौर पे जाना है, जिसमें खूब सारी जानमाल की हानि होती है। तो आज आप इस कहानी में जानेंगे कि शीत युद्ध क्या होता है और क्या क्या जानेंगे, ये भी जरा देख लेते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति को जो हमारी आजकल की वैश्विक राजनीति है, उसकी शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। तो इस कहानी को सुनने के बाद आप ये समझ सकेंगे कि जो समकालीन वैश्विक राजनीति है, उसके मुख्य आधार क्या हैं। इसके साथ ही आप शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारणों को जान पाएंगे और जो तत्कालीन वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य है, इसका विश्लेषण कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये शीत युद्ध क्या होता है और ये विश्व राजनीति में किस प्रकार की घटना के रूप में हमारे सामने आया। बच्चों, संपूर्ण मानव जाति ने 2 महाविनाशकारी विश्व युद्धों को झेला है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। ये दोनों ही युद्धों में बड़े पैमाने पर जनहानि और धनहानि हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, यानी कि इसके बाद जो समकालीन विश्व राजनीति है, उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू हो गए। तो आइए देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या थे और इसके बाद की जो स्थिति है वो शीत युद्ध के रूप में किस प्रकार से सामने आई। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। मित्र राष्ट्र कौन से थे बच्चों? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ये मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कर रहे थे। और धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, इटली और जापान और इनके साथी देश। तो इस विश्व युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। ये जो युद्ध है वो यूरोप के बाहर के इलाकों में भी फैला और इसका विस्तार दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन, बर्मा, जिसे कि अब हम लोग म्यांमार बोलते हैं, और भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक भी था। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, जिससे कि धुरी राष्ट्र के जापान को घुटने टेकने पड़े और इसके साथ ही दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। पर अमेरिका ने जो जापान पर परमाणु बम गिराया, इसकी पूरे विश्व में बहुत आलोचना हुई। आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना कोई जरूरी तो नहीं था। अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य कहीं सोवियत संघ को और एशिया को तथा अन्य जगहों पर जो सैन्य राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना तो नहीं था। यह सोवियत संघ को कहीं ये साबित तो नहीं करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। उधर अमेरिका के समर्थक ये मानते हैं
कि युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए अमेरिका और साथी राष्ट्रों की जो आगे बहुत सारी जनहानि हो रही थी, धनहानि हो रही थी, उसको रोकने के लिए परमाणु बम गिराना बहुत जरूरी था। अब कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि वैश्विक राजनीति पर दो महाशक्तियों का उदय हो गया। जी हाँ, एक महाशक्ति थी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ। जर्मनी और जापान हार चुके थे और यूरोप तथा पूरा विश्व, बाकी का बचा हुआ विश्व युद्ध की विध्वंस की मार झेल रहे थे। और अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। इनके पास इतनी ताकत थी, इतनी क्षमता थी कि ये विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सकते थे। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना, यही शीत युद्ध का मुख्य कारण था। बच्चों, अब कुछ समझ में आया? ये जो शीत युद्ध है वो सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच परस्पर तनाव, परस्पर संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता की एक श्रृंखला के रूप में लगातार जारी रहा। कब तक? जब तक कि एक महाशक्ति यानी सोवियत संघ का 1990 में विघटन नहीं हो गया। पर अच्छी बात यह है कि ये संघर्ष की स्थिति जो चली, इसने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी कि इन दोनों देशों के बीच में कोई सैनिक कार्यवाही नहीं हुई, कोई पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। विभिन्न इलाकों में युद्ध तो हुए, दोनों महाशक्तियों और इनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न भी रहे, पर सिर्फ अपने साथी देशों की मदद के रूप में। और अच्छी बात यह है कि इस वजह से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। अब हम शीत युद्ध की अवधारणा को और अच्छे से समझने के लिए ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में ये किस प्रकार का युद्ध था। बच्चों, ये एक प्रकार की विचारधारा की लड़ाई थी। पश्चिमी गठबंधन, जिसका कि अगुवा अमेरिका था, वो उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थक था। बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हामी भरता है और जो पूंजी का स्वामित्व है, जो संपत्ति का स्वामित्व है, ये व्यक्ति के हाथों में देता है। इसके विपरीत जो दूसरी विचारधारा है, जिसको कि हम साम्यवाद कहते हैं, वो पूंजी का स्वामित्व और संपत्ति का स्वामित्व राज्य के हाथों में देता है। उदारवादी लोकतंत्र एक प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रवर्तक है और साम्यवाद एक प्रकार से आर्थिक सामाजिक समानता का, साम्यता का समर्थक है। और ये दो विरोधी विचारधाराएं, विपरीत विचारधाराएं, दोनों महाशक्तियों के बीच में एक दीवार खड़ी करती थी। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का प्रवर्तक था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है? उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद या फिर समाजवाद यानी और साम्यवाद? अपनी अपनी विचारधारा का विश्व में प्रचार प्रसार करने के लिए और विश्व के देशों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दोनों महाशक्तियों ने विश्व के अन्य देशों को अपने अपने गुट में शामिल करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही विश्व में
एक नया दौर शुरू हो गया, जिसको कि दो ध्रुवीय व्यवस्था बोलते हैं। यानी कि संपूर्ण विश्व अब दो खेमों में बट गया। एक खेमा यानी कि एक ध्रुव संयुक्त राज्य अमेरिका के साथी देशों के साथ था, जो कि पूंजीवादी व्यवस्था और उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक थे, और दूसरा गुट सोवियत संघ के साथ था, जो कि साम्यवादी व्यवस्था के प्रवर्तक थे। इन दोनों महाशक्तियों ने विश्व के अन्य देशों को अपने गुट में शामिल करने के लिए केवल विचारधारा का सहारा ही नहीं लिया, बल्कि कहीं कहीं ताकत का इस्तेमाल भी किया। सैन्य ताकत का, हथियारों की ताकत का और धन की ताकत का। इन दोनों ध्रुवों ने अपने अपने सैनिक गठबंधन भी बनाए और अपने साथी देशों की आर्थिक रूप से और हथियारों के रूप से सहायता भी की। परस्पर विरोधी गुटों की अपेक्षा जो छोटे देश थे, उन्होंने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जो संबंध थे उनका इस्तेमाल निजी जरूरतों में किया। इन देशों के जो स्थानीय प्रतिद्वंदी देश थे, इनसे इनकी लड़ाइयाँ चलती थीं, तो उनके खिलाफ महाशक्तियों से इन्हें सुरक्षा का वायदा मिला, हथियार मिले और आर्थिक मदद मिली। अब ये विभाजन जो था वो वास्तव में परस्पर लाभ का विभाजन भी था। महाशक्तियों के बीच तनातनी का जो मुख्य केंद्र था या मुख्य स्थल था वो यूरोप था। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के प्रभाव में रहे। वहीं पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया और अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको कि नाटो भी कहते हैं, उसकी स्थापना हुई और इसमें 12 देश शामिल हुए। नाटो ने यह घोषित किया कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी अगर हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसके प्रत्युत्तर में सोवियत संघ का खेमा, जिसे कि पूर्वी गुट के भी नाम से जाना जाता है, उसने वार्सा संधि के नाम से 1955 में एक सैन्य संगठन का गठन किया। वार्सा संधि के गठबंधन का जो मुख्य काम था वो था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। कुछ और सैनिक संगठन भी बने। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन गठबंधन को दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन यानी कि SEATO, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो भी कहा जाता है। सेंटो यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों जैसे कि उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। इस पूरे दृश्य से आपको क्या समझ में आता है? यानी कि शीत युद्ध में दोनों ही महाशक्तियों ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए पूरे विश्व के देशों को अपने अपने खेमे में शामिल करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए। और वो उपाय कौन कौन से थे, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। विचारधारा का प्रभाव फैलाना, आर्थिक सहायता करना, हथियारों की सहायता करना और सैनिक गठबंधन बनाना। पर इन सब के बीच में एक
और नए प्रकार के गुट का जन्म हुआ। ये वो देश थे जो कि औपनिवेशिक शासन यानी कि जो ब्रिटेन और फ्रांस की उपनिवेश थे, जैसे कि भारत, ऐसे देश थे जिनको की नई नई स्वतंत्रता मिली थी और वे आजादी को पाने के बाद अपने अस्तित्व को फिर से कायम करने और अपनी अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को विकसित करने की प्रयास में थे। उनको इस प्रकार के जो नए देश थे, उनको ये चिंता हुई कि कहीं हम ये जो विश्व के दो खेमे हैं, इनमें अपने अस्तित्व को खो ना दें। तो फिर ऐसा क्या करें कि हमारा अस्तित्व भी बचा रहे और पूरे विश्व के साथ हमारे संबंध भी सुदृढ़ हो। तब इन देशों ने मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन का सूत्रपात किया। इस आंदोलन ने ये नई नई आजादी पाए हुए राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रह करके अपना विकास करने का मौका दिया। बच्चों, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर इन महाशक्तियों को, जो कि बहुत ताकतवर थीं और खुद से कुछ भी करने में सक्षम थीं, इन्हें अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर अपने परमाणु हथियारों और अपनी स्थायी सेना के बूते महाशक्तियां इतनी ताकतवर थीं कि एशिया और अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के सभी छोटे देशों की साझी शक्ति भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो फिर इन्होंने छोटे छोटे देशों को अपनी तरफ क्यों बुलाया? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कारण, महत्वपूर्ण संसाधन जैसे कि तेल और खनिज, इसकी आवश्यकता इन दोनों महाशक्तियों को थी और इसके लिए इन्हें विश्व के अन्य देशों को अपने प्रभाव में लेना था। साथ ही इन दोनों महाशक्तियों को इस प्रकार के क्षेत्रों की जरूरत थी जहां से ये महाशक्तियां अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। इन्हें ऐसे सैनिक ठिकानों की जरूरत थी जिससे ये दूसरी महाशक्ति पर जासूसी कर सके और उस पर निगाह रख सके। इसमें आर्थिक मदद भी एक बहुत बड़ा कारण था, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में उनके मददगार साबित हो सकते थे। ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे। चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि शीत युद्ध के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई, विश्व के सामने कौन कौन से संकट आए। बच्चों, शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। शीत युद्ध की वास्तविक जो शुरुआत मानी जाती है वो ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा, जो कि 12 मार्च 1947 को उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा की गई थी, उससे हुई थी। ये सिद्धांत जो था वो सोवियत संघ के साम्यवादी और साम्राज्यवादी प्रयासों पर नियंत्रण करने की अमेरिका की एक पॉलिसी थी, जिसमें वो दूसरे देशों को धन की सहायता करके उन पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। इसी प्रकार से अमेरिकी विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल ने जुलाई 1947 में एक योजना लागू की जिसको कि मार्शल प्लान कहा जाता है। द्वितीय विश्व के युद्ध की समाप्ति के बाद जॉर्ज मार्शल ने पूरे यूरोप का दौरा किया और 26 अप्रैल 1947 को दौरे से वापस वाशिंगटन लौटने पर इस बात पर जोर दिया कि यदि युद्ध से आहत हुए यूरोपीय देशों को तुरंत आर्थिक सहायता नहीं दी गई तो वे साम्यवादी रूस से सहायता ले लेंगे और उसके प्रभाव में आ जाएंगे।
तो इसीलिए पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका को इनकी आर्थिक सहायता करनी होगी। ये था मार्शल प्लान। इसी योजना के चलते अमेरिका ने पश्चिमी जो जर्मनी था उसको सहायता भेजी और सोवियत संघ ने अपने विमानों से उस आपूर्ति को, उस सहायता को उठवा लिया। तो इस प्रकार से सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी कर ली। इसी क्रम में आगे 1950 में 38वीं समानांतर रेखा के द्वारा कोरिया को 2 भागों में बांट दिया गया। उत्तरी कोरिया पे रूस का दबदबा रहा तो दक्षिणी कोरिया पर अमेरिका का। विभाजन की ये जो क्रम है ये आगे चला, वियतनाम का विभाजन हुआ और इसके साथ ही एक जो सबसे बड़ी घटना मानी जाती है जिसे कि क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं, वो हुई। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है और क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के एक सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला लिया और 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहली बार अमेरिका जो रूस के निशाने पे आ गया। सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु हथियार स्थापित कर दिए हैं। इसकी भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच में परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन वो ये भी चाहते थे कि सोवियत के नेता क्रुश्चेव जी वो अपनी क्यूबा से मिसाइलों को हटा लें। तो उस दशा में कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। अब लगा दोनों ही महाशक्तियों को कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया और ऐसा लगा कि अब तो तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। पर आखिरकार दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला लिया और पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या फिर वो वापस सोवियत संघ चले गए। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु मानते हैं। ये तो बात रही दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव की। अब बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की, जिसका जिक्र अभी कहानी में मैंने थोड़ी देर पहले ही किया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टिटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा ने इनकी बैठक का जोरदार समर्थन किया। ये 5 नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए और पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। शीत युद्ध की वजह से जब विश्व 2 प्रतिद्वंदी गुटों में बंट रहा था, तब गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए स्वतंत्र हुए देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। गुट निरपेक्षता का मतलब यह कतई नहीं है कि ये किसी प्रकार की तटस्थता की राजनीति है या पृथकतावाद की है, बल्कि इसका मूल अर्थ बिना किसी गुट में शामिल हुए दोनों महाशक्तियों का जो परस्पर तनाव है, जो वैमनस्यता है, उसके मध्य शांति का एक स्तंभ स्थापित करना। शुरू से ही गुट निरपेक्ष देशों ने
दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया और हो रहे युद्ध के लिए अंत करने के प्रयास किए। गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान केवल मध्यस्थता ही नहीं कर रहे थे, बल्कि इसमें जो शामिल अधिकांश देश थे वे सभी अल्प विकसित देश थे और इनके सामने मुख्य चुनौती अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत कर विकास करने की थी और अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। इसी कारण से एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, जो कि अंकटाड में हुआ था, में टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से रिपोर्ट्स प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुधारों से अल्प विकसित देशों को उनके अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा, जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश अब तक करते आ रहे हैं। साथ ही अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वो अपना सामान वहां पर बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार बहुत फायदेमंद होगा। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही जो टेक्निक्स है, जो टेक्नोलॉजी है, उसकी लागत कम होगी। जो अल्प विकसित देश हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। आरंभ में गुट निरपेक्षता तनाव शिथिलता के लिए काम कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन की प्रवृत्ति बदली और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया गया। सन 1970 के मध्य तक आर्थिक मुद्दे गुट निरपेक्ष आंदोलन में प्रमुख हो उठे थे। इसके परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन एक आर्थिक दबाव समूह सा बन गया। सन 1980 के दशक के बाद में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए चलाए रखने के प्रयास थोड़े से मंद पड़ गए। इसका एक कारण ये था कि विकसित देशों द्वारा इसका बहुत तेज विरोध किया जा रहा था। विकसित देश एक सुर में विरोध कर रहे थे, जबकि गुटनिरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। अब कहानी के अंत में आप क्या ये जानना चाहेंगे कि शीत युद्ध के दौरान भारत की भूमिका और भारत की नीति क्या थी? भारत की नीति ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रियता की थी। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंद्विता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने निरंतर दोनों महाशक्तियों के बीच मतभेदों को कम करने की कोशिश की और उसे पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से बहुत हद तक रोका। भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंद्वियों के बीच संवाद कायम करने और मध्यस्थता करने के लिए हुआ। उदाहरण के तौर पर 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरियाई युद्ध के दौरान भारत की शांति स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका तथा सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े थे। तो बच्चों, अब आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार ने भारत ने अपनी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को पूरे विश्व में स्थापित किया और शीत युद्ध के दौरान भारत एक शांतिपूर्ण देश के रूप में उभरकर विश्व पटल पर छा गया। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।